कोई भी डाउट हो यहां तक? नहीं है? आज पीछे कुछ राहत है? हैं? हैं? क्या बोला? हाँ, इधर से इधर भी लगा हुआ है ना? थोड़ी सी, पूरी तो नहीं राहत, पर 20 से 30% तो राहत मिलेगी, है ना? आज पंखा वगैरह भी चलाना हो तो आप लोग चला सकते हैं, मेरे ख्याल से गर्म हवा आएगी, आज नहीं आनी चाहिए। एनीवे ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, सर्वसम्मति से निर्णय लीजिएगा, ठीक है? जनमत कराना पड़ेगा, ओके, आएगा, उसका भी नंबर आएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे दो चार प्रमुख बातें निर्धारित हो जाती हैं। पहली बात तो अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे, अब हम स्वतंत्र हो गए। दूसरी बात कि पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग का कॉन्सेप्ट भी यहां से समाप्त हो गया। तीसरी बात यह है कि अब हम जिस प्रकार का निर्णय चाहे उस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, जैसा संविधान बनाना चाहे वैसे संविधान बना सकते हैं, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, दैट मींस विद फुल सॉवरेनिटी, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब इसी को आगे कंटिन्यू, अब कार्रवाई को और आगे बढ़ाएंगे, दैट मींस वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेकंड पार्ट। उसका सेकेंड पार्ट या प्रोसीडिंग्स भी आप कह सकते हैं, प्रोसीडिंग्स और द वर्किंग, कार्यप्रणाली या कार्यवाही। संविधान सभा की कार्यवाही, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि संविधान सभा किस प्रकार से अपने कार्यों को विभाजित करती है, उसको 11 सत्रों में विभाजित करती है और प्लस इसके अलावा कई बैठकों में विभाजित करती है। उसके पदाधिकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, कौन टेम्पोररी चेयरमैन था, कौन परमानेंट चेयरमैन था, कौन डिप्टी चेयरमैन था, ये सब कुछ चीजें, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बीएन राव, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक्चुअल में संविधान सभा ने एक और कार्य किया, और वो कार्य ये था कि संविधान सभा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि संविधान जो बनेगा उसमें कई अलग अलग विषय होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यदि देखें तो पहली बात, हमारे देश में लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। अब वो अधिकार किस सीमा तक प्रदान किए जाने चाहिए वो भी निर्धारित करना था। संविधान सभा के लिए यह भी बात तय करनी थी कि हमारे देश में जो लोगों को जैसे कि कौन नागरिक माना जाएगा, क्योंकि कई बार उस समय परिस्थितियां ऐसी भी हो चुकी थी कि देश का बंटवारा हो चुका था। कुछ ऐसे लोग भी आए हुए थे जो तत्कालीन रूप से तो भारत के हिस्से थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, यहां से जो लोग वहां से जो लोग यहाँ आए, प्लस इसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो भारतीय जो विदेशों में रहते थे, वो भी अब भारत में आना चाहते थे। तो उसकी नागरिकता यदि किसी को सिटीजनशिप मिले तो किन शर्तों के आधार पर मिले, ये भी निर्धारित करना होगा हमें संविधान में। प्लस इसके साथ साथ ये हमें निर्धारित करना होगा कि जो केंद्र सरकार होगी उसकी संरचना क्या होगी, जो राज्य सरकार होगी उसकी संरचना क्या होगी, जो केंद्र सरकार होगी उसकी कितनी शक्ति होगी, जो राज्य सरकार होगी उसकी कितनी शक्ति होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच आपस में रिलेशन कैसा होगा, केंद्र सरकार में कैसा होगा, राज्य सरकार में कैसा होगा। कुल मिलाकर के कई विषय ऐसे थे जिन पर, और ये चीजें एक दिन में भी नहीं की जा सकती थी। प्लस इसके साथ साथ जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के सामने आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 to 200 सब्जेक्ट्स थे जिन पर उन्हें चर्चा करनी थी, विचार विमर्श करना था। लेकिन एट अ टाइम, एक ही समय पर एक विषय, सभी सदस्य 299 सदस्य एक ही समय पर एक विषय लेकर के डिस्कस करें,
तो एक विषय पर डिस्कशन लगभग महीने 2 महीने चलेगा। और ऐसे मैंने क्या कहा 100-200 विषय थे, मतलब कितना समय लगता, 2-4-10 साल लग जाते। और 2-4-10 साल संविधान बनाने में लग जाते, तब तक तो पूरी अव्यवस्था हो जाती। तो ये संविधान सभा ने निर्धारित किया कि हम एक काम करते हैं, हम अपने कार्यों को विभाजित कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली जब घर में कोई फंक्शन होता है तो हम यही करते हैं, कुछ काम छोटे भाई को, कुछ काम बड़े भाई को, ऐसे करके वितरित कर लेते हैं। क्योंकि एक ही समय पर पूरे घर के लोग एक ही काम करेंगे तो सारे कार्य नहीं हो पाएंगे, तो कार्यों को विभाजित कर लेते हैं। और कार्यों को विभाजित करने के लिए छोटी छोटी टीम बना लेते हैं। उसी 299 में से, कोई बाहर का नहीं, उसी 299 में से छोटी छोटी टीम बना लेते हैं। और उस टीम में छोटा कार्य है तो 2-4 लोग, बड़ा कार्य है तो 10-12 लोग, ऐसे जैसा कार्य उसके हिसाब से छोटी छोटी बड़ी बड़ी टीम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा ने अपने कार्यों को उन टीम्स में विभाजित कर दिया। और उन टीम्स को संविधान सभा की भाषा में संविधान सभा की समितियां कहा जाता है, यानी कि कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेक्स्ट हमारा इसी में संविधान सभा की कार्यप्रणाली पार्ट 2 में पहला जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो है संविधान सभा की समितियां। कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा ने जो समितियां बनाई वो कई अलग अलग प्रकृति की थी। अलग अलग प्रकृति का मतलब कुछ बड़े मुद्दे थे, उनके लिए बड़ी समितियां बनाई, कुछ छोटे मुद्दे थे, छोटी समितियां बनाई। और कुछ समितियां ऐसी भी थी जो एडॉक, टेम्पोररी, 2-4 दिन वाली, कुछ एडॉक कमेटीज भी बनाई गई, अलग अलग प्रकृति की। तो जो प्रमुख समितियां थी, देखिए अब इन समितियों में से अबाउट आप कह सकते हैं 30 to 40 कमेटीज, वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं, जानने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ मेजर कमेटीज हैं जिनको आपको जानना है, और जानना भी कितना है, प्रमुख रूप से उनका कार्य के प्रकृति, किस विषय पर थी वो, और उनके अध्यक्ष कौन थे। इस ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी होता है। एक बड़ी समिति है जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप इसको कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जिस विषय पर वो समिति बनी थी, यानी कि समिति या विषय भी आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरे उसके चेयरमैन। चेयरमैन तो सबसे पहले संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर्स कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू। सदस्यों के बारे में हमें नहीं जानना है, मतलब उसके जो टीम थी उस टीम के लीडर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सेकेंड, संघीय शक्ति समिति, सॉरी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति मीन्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति कमेटी। इसके भी चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, स्टेट्स कमेटी। राज्य समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, नेगोशिएटिंग कमेटी भी आप कह सकते हैं। राज्य समिति, इसके भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ,
चौथी जो समिति थी वो प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लस इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो आपका फिफ्थ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज मिस मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति क्षेत्र से संबंधित सुझाव समिति इसके जो चेयरमैन थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा नेक्स्ट जो समिति वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसका मतलब नियम प्रक्रिया समिति। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा नेक्स्ट स्टीयरिंग कमेटी। नंबरिंग गड़बड़ हुई है क्या? है ये सिक्स्थ है। स्टीयरिंग कमेटी, इसका मतलब संचालन समिति। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 8 मेजर कमेटीज थी, 8 बड़ी समितियां थी। इनके अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेता है, वैसे बहुत रेयर ही होता है, बट कभी कभी इसलिए पता होना चाहिए कि कौन अध्यक्ष था, कौन इसके कौन सी समिति, कौन इसका। मेनली आप इसमें 3 नाम आपको मिले हैं, कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये मेजर कमेटीज थी जिनके नाम हमने यहां पर लिखे हैं। एक कमेटी का इतने में क्वेश्चन इतने में से बन जाएगा। एक कमेटी और मैं लिखाना चाहता हूं, इसका कारण ये है
कि जो बुक्स वगैरह नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें गलत लिखा हुआ है, इसलिए उसका मैं नाम लिखाना चाहता हूं, तो वो आप लिख लीजिए नोट पॉइंट करके। वो छोटी समिति थी, बड़ी समिति नहीं थी, वो भी एडॉक कमेटी थी। तो इसमें लिखेगा एडॉक कमेटी, ADHOCK, ADHOCK, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग मतलब तिरंगे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं अगेन कि एक्चुअल में ये आप जो नॉर्मल बुक पढ़ते हैं वनडे एग्जाम के लिए, उसमें शायद जेपी कृपलानी लिखा हुआ है। मुझे बहुत लोगों ने इसके लिए टोका, पर मैं अपना वो नहीं बदलूंगा, क्योंकि वो गलत लिखा है, तो अपने किताब के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप जेबी कृपलानी लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, और तो ये आप यहां से भी उस किताब में यदि पढ़ें तो उसको सुधार लेंगे। मैं किताब का नाम नहीं लूंगा, ये गलत हो जाएगा मेरे लिए क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास है। तो लाइव क्लास नहीं होती तो शायद मैं नाम भी ले लेता, क्योंकि क्या होता है कि वो किताब वाले दुष्प्रचार का मेरे पर केस ठोक दें, मैं क्या करूंगा फिर, है ना। तो इसलिए मैं कोई नाम नहीं लूंगा। आजकल ये बड़ा हो गया, जब से ऑनलाइन की दुनिया हो गई, टीचर के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है। ये किताब वो किताब वो किताब, उसमें हुआ है बहुत से टीचर्स हैं केस लड़ रहे हैं बेचारे, उनकी गलती नहीं है, अब वो सही सही बोल देते हैं, अब उसमें फिर चक्कर हो जाता है, दिक्कत ये हो जाती है। अंततः जीत होगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर परेशान तो हो जाएगा ना टीचर केस लड़ते लड़ते बेचारा। तो इसलिए जो है, नहीं कुछ टीचर जानबूझ के भी करते हैं, वो भी गलत है, उसका गलत फायदा उठाते हैं। हाँ, ये जो इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक कमेटी हमने लिखी है, कमेटी एडवाइजरी कमेटी, ऊपर देखिए आप, लिखा है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया। एक्चुअल में ये जो बड़ी समिति थी, एक बड़ी समिति इन द सेंस कि मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए लोगों के, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होना चाहिए, जो हमारे देश में ट्राइबल्स हैं उनके भी कुछ अधिकार, क्योंकि हमने एक पॉइंट आप देखिए, जो देश प्रस्ताव था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें ये पॉइंट लिखा था कि सभी को समान रूप से न्याय भी प्राप्त होना चाहिए, सभी को समानता भी प्राप्त होनी, सभी को फ्रीडम भी प्रोवाइड होनी चाहिए। हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो दलित हैं, उनको सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए संविधान के द्वारा। तो इस पर भी कार्य किया जाना आवश्यक है। पर वो अधिकार कौन कौन से होंगे, वो माइनॉरिटीज के कौन से राइट्स होंगे, ट्राइबल्स के कौन से अधिकार होंगे, ये संविधान में हमें लिखना था। तब लिखने के लिए कंटेंट तो चाहिए कि ये अधिकार, तो लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई मर्जी का अधिकार रख दो, क्योंकि सभी की सहमति भी आवश्यक है, ये भी जरूरी है। क्योंकि संविधान सभा में एक ही धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे, एक ही पंथ को मानने वाले लोग नहीं थे, एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही जाति को मानने वाले लोग नहीं थे। तो उसमें यदि थोड़ा सा भी ऊंच नीच लगता था तो वो तुरंत उसका विरोध करने लगते थे। तो ये भी आवश्यक था कि सभी की सहमति भी हो, कंसेंसस हो, उसमें सब सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाना चाहिए, तो सब एग्री हो, तो इस पर रिसर्च प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। तो अब इनका काम ये था, इन कमेटीज का प्रमुख रूप से, कि जो मुद्दे दिए गए, जो विषय दिए गए, उस पर रिसर्च करें, और रिसर्च करके ऐसे नहीं कि वो फाइनल हो गया, वो पुनः संविधान सभा को दे दिए जाए। तो इसका मतलब आधा कार्य तो हो गया। अब आधे कार्य पर उसमें जो रिसर्च करके उन्होंने दिया है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा जब डिस्कशन वगैरह होगा, लेकिन समय कम लगेगा। और ऐसे में कई मुद्दे पर एक साथ काम हो गया, आधा काम हो गया, फिर इसके बाद डिबेट डिस्कशन रह जाएगा। तो इनको काम यही था विशेष रूप से कि उस पर कंटेंट, इनका विषय वस्तु, यानी कि जो किताब के अंदर लिखना है उसको तैयार किया जाए। फाइनल नहीं, बट यस, कम से कम उसको डिबेट के लिए तो बनाया जाए कि ये विशेष रूप से होना चाहिए। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, सुझाव समिति थी, इसकी भी 5 उप समितियां थी, 5 सब कमेटीज। ये बड़ी समिति थी, इसकी छोटी छोटी उप समितियां भी थी, क्योंकि इनको कई मुद्दों पर सुझाव देना था। तो छोटी छोटी और मींस सब टीम्स विद इन लार्जर टीम,
बड़ी समिति के अंदर छोटी छोटी टीम भी गठित कर दी गई। 5 उप समितियां गठित की गई। 5 में से एक बिना काम की इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हो गया, वो एक्चुअल में जो क्षेत्र पाकिस्तान का उसको कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, नॉर्थ वेस्ट, अब वो कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो वहां पर जो ट्राइबल रहते हैं उनके जो अधिकार हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं था। तो उसके लिए उस समिति को छोड़ करके बाकी 4 समितियां हमारे काम की थी। तो उसमें से जो इनकी जो उप समितियां हैं उसमें से अब आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल ये हो गया कि लिखे कहां? मैं तो लिख दूंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो नीचे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे आप लिख सकते हैं कि 5 सब कमेटीज ऑफ द एडवाइजरी कमेटीज। आप हेडिंग डाल सकते हैं कि सुझाव समिति की 5 उप समितियां। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लिया करिए जो देखने में अच्छा। तो हाँ, ये ऐसा लिखें कि जो जब दोबारा 1 महीने बाद पढ़े तो समझ में आ जाए कि क्या इसका मतलब, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले मौलिक अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार उप समिति, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी। जे अलग लिखेंगे, बी अलग लिखेंगे, JB कृपलानी, JB कृपलानी। दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकार अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। माइनॉरिटीज सब कमेटी, माइनॉरिटीज सब कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी। HC मुखर्जी और भी कहीं हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल अस्थायी थे हैं। फिर बोलिए, बिहार से तो बिलोंग नहीं करती हैं आप? क्योंकि नहीं, मैं वो सामान्य प्रॉब्लम कर, मैं एक बार एक्चुअली क्या हुआ, एक पुस्तक है, पुस्तक की दुकान है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, कुमार बुक स्टोर, बहुत फेमस किताब है। जो यूपीएससी की तैयारी वहां से की हो वो सब जानते होंगे इसके बारे में। वहां पे एक आंटी बैठती, अब पता नहीं बैठती कि नहीं बैठती, मैं बहुत सालों से नहीं गया उनकी दुकान में। उनका बेटा जब से IPS हुआ तब से मैं उनकी दुकान में नहीं गया। तो वो बेटा भी बैठता था वहां पे। तो वो आंटी जो है बहुत स्वभाव में भी अच्छे, सब कुछ अच्छा, उनकी दुकान बहुत शानदार चलती थी। एक नीतीश कुमार के 5 वर्ष, नीतीश कुमार अब तो 15 साल मेरे ख्याल से हो गए, उस समय 5 वर्ष ही कंप्लीट हुए थे नीतीश कुमार के। तो एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था न्याय के 5 वर्ष, और वो नीतीश कुमार के ऊपर वो पुस्तक थी। तो हम 2 लोग थे, गए उनके पास, आंटी के पास, कुमार बुक स्टोर में। हमने कहा आंटी को न्याय के 5 वर्ष दीजिएगा। तो उन्होंने अपने नौकर को कहा न्याय के 5 वर्ष देना। हमने कहा आंटी अन्याय के नहीं, न्याय के 5 वर्ष। तो फिर कहती हाँ हाँ वही अन्याय के 5 वर्ष। हमें लगा कि शायद ये टोन मार रही हो, टोन जैसे होता है ना कि नीतीश कुमार को पसंद ना करती हो तो उनको यह अन्याय। फिर हमने कहा आंटी अन्याय कौन सा हुआ ये तो बताइए। तो बोलती है कि मैंने कब कहा कि अन्याय हुआ। तो हमने कहा जब हम कह रहे हैं कि न्याय के 5 वर्ष चाहिए तो आप कह रही हैं न्याय के 5 वर्ष निकालो। लेकिन उनसे एक्चुअल में वो न्याय ही कह रही थी, लेकिन वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही निकल रहा था उनके मुंह से। वैसे अस्थाई आपने क्या कहा? अस्थाई, ऐसा कुछ कह रही ना। ये थोड़ा सा उसी, इसीलिए कंफ्यूज मैं भी हुआ, स्थाई और अस्थाई। अदरवाइज इंटरव्यू वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये टोन की थोड़ी सी वो है, बाकी आप सही है अपनी जगह पर, लिखेंगे सही, पर बोलने में मेरे जैसा इंटरव्यूअर होगा वो तो गलत समझ जाएगा। ठीक है। थर्ड,
वो है आपका नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज एंड असम excluded and partially excluded tribal areas, tribal areas means उत्तर पूर्वी फ्रंटियर, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एवं असम परित्यक्त एवं अंशतः परित्यक्त जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर असम एवं असम परित्यक्त एवं अंशतः परित्यक्त जनजातीय क्षेत्र। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोपीनाथ बरदोलोई। इसके अलावा कितनी, 3 हो गई ना, चौथी excluded and partially excluded and partially excluded other than Assam tribal areas other than Assam मीन्स परित्यक्त असम को छोड़कर परित्यक्त एवं अंशतः परित्यक्त जनजातीय क्षेत्र, इसके अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। एवी ठक्कर एवी ठक्कर। चार हो गई। परित्यक्त का मतलब संति जानते हैं? हाँ, जो उसको छोड़ दिया गया, मतलब बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी लोग निवास नहीं करते। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड होती हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र थे। लेकिन जनजातियां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहती हैं उन्हीं क्षेत्रों में, तो उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए, क्योंकि पिछड़े हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं है, और इसलिए उनके लिए जो है विशेष कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए। उसी के लिए सुझाव देने के लिए समितियां बनाई गई थी। तो ऊपर अलग क्षेत्र के लिए, नीचे अलग क्षेत्र के लिए एक और समिति थी, 5वीं। इधर के लिए, ये तो पूर्वी भारत के लिए हो गया, और वो पश्चिमी भारत के लिए, नॉर्थ वेस्ट के लिए, जो कि पाकिस्तान में चला गया, तो उसके लिए समिति का कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि कई बार
जो वनडे एग्जाम होती हैं तो उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जिसको देना हो कभी भविष्य में, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि एडवाइजरी कमेटी की टोटल उप समितियां कितनी थी, तो कितनी थी? 5। ठीक है। यूपीएससी विल नेवर आस्क, बेमतलब की चीजें नहीं पूछता वो। बेमतलब की मतलब कि ऐसा नहीं कि बेमतलब की थी, हर चीज काम की थी, पर जहां से स्टूडेंट के व्यक्तित्व का पता ना चले, इसका मतलब ये क्या है? सारी चीजें रटने की हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि भैया रटू तोता तो है, पर निर्णय लेने वाला जरूरी नहीं कि निर्णय को समझ में आए कि निर्णय ले सकता है या नहीं। क्या पता सामने दंगे हों, आप एसपी हो, तुरंत भाग जाएंगे, भैया पहले मैं अपनी जान बचाऊं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है। तो ये समितियां थी। अब इसमें से जो समितियां में मुख्य जो 7 समितियां मैंने बताई, इसके अलावा छोटी छोटी समितियां थी। शुरू से फर्स्ट से लेकर के जो 7 तक मैंने जो समितियां लिखी, फर्स्ट से लेकर के जो 7th 8वीं को छोड़ करके, इनका काम ये था कि इनको समय दिया गया। लगभग ये जो समितियां हैं शुरू की 7, लगभग ये समितियां अप्रैल के आसपास, अप्रैल 1947 के आसपास सब गठित हो गई थी। अप्रैल 1947 के आसपास ये समितियां सभी गठित हो गई। इनका काम यह था कि अगले 3-4 महीने तक आप रिसर्च कीजिए और उस रिसर्च की रिपोर्ट आप सौंप दीजिए। किसको सौंप दीजिए? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को, संवैधानिक सलाहकार को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। यानी कि इन समितियों का दायित्व ये था, ये समितियां जो हैं, समितियां इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट अप्रैल से लेकर के और लगभग अगस्त तक में, अगस्त 1947 तक ये सारी रिपोर्ट अपनी किसको दे दी? जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार, इनको अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी। और ये जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका नाम था BN राव, इन्होंने क्या किया कि जो रिपोर्ट आई, जो सुझाव आए, उन सुझाव को एक साथ कंपाइल कर दिया, एक साथ उन्होंने रख दिया और उसको कहा गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का प्रारूप। ड्राफ्ट का मतलब समझते हैं? ड्राफ्ट का मतलब सिंपल सा आप ये समझिए, आपका शरीर है, उससे पूरा मांस निकाल दीजिए। निकालना नहीं, कल्पना करना है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि उस शरीर से मांस निकाल दिया गया, क्या बचेगा? कंकाल बचेगा, कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों का ढांचा। तो जो आप बचपन में आप लोग एप्लीकेशन लिखते रहे हैं, सबकी एक वही होती थी, सेवा में, फिर प्रधानाध्यापक या क्लास टीचर XYZ, विषय छुट्टी लेने बाबत मान्यवर निवेदन है कि अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं शाला में उपस्थित नहीं हो सकता, नीचे प्रार्थी दिनांक, फिर यही होता था। एक ही तरह से क्यों लिखते थे? क्योंकि एक निश्चित प्रारूप होता था, ढांचा होता था, निश्चित ढांचा, सब एक ही तरह लिखते थे, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाती थी। इसका मतलब प्रारूप सबका सेम था। हमारे शरीर में भी ढांचा सबका सेम है, किसी में मांस ज्यादा हो गया, कोई कुछ काम नहीं करता, ज्यादा खाना खाता तो पेट निकल आया,